सुबह बखैर नाजरीन, आप सबको आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जी के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और हस्बे वादा मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर आपके सामने हाजिर खिदमत है। लगातार इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए बल्कि मुल्क की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ अहम तरीन वाक़ात से भी आपको बाखबर करें। कुछ छोटा सा वक्त इस प्रोग्राम का रहता है जब आप और हम गुफ्तगू करते हैं, यानी आखिरी पड़ाव पर जब हम चलते हैं तो गुफ्तगू होती है आपकी और हमारे बीच और आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इस उम्मीद के साथ कि इदारा या जितने भी हसास इदारे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो दफ्तर है वो लगातार फीडबैक मांगता है और कह रहा है कि जनाब आप फीडबैक दिया करें। तो आपकी जो बातचीत होती है वो एज ए फीडबैक भी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनके लिए जो नई मनसूबाबंदी करनी होती है उसमें भी मददगार वो साबित होती है क्योंकि उन्हें पता लगता है कि किस इलाके में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आज प्रोग्राम का तय फॉर्मेट तो मैंने आपके सामने रख दिया है, चूँकि आज नवंबर की 2 तारीख है, सन 2022 है, बुधवार का दिन है और हस्बे वादा प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक के बाद एक खबर लेकर आएंगे। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे पर जनाब गुफ्तगू करने से पहले आपको ये भी बताते चले कि आप हमारे साथ कहाँ पर ज्वाइन करेंगे। आप ज्वाइन करते हैं हमारे साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर ख़बर आप पढ़ते भी हैं, लाइव ट्रांसमिशन को देखते भी हैं और कमेंट्स के ज़रिए से आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा ज़रूर हमारी ख़बरों को और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल्स को, ताकि आपकी आरा जो हम तक पहुँचती है हमें उससे मशाल राह मिलती है ताकि हम मज़ीद ख़बरों को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर आज हिस्ट्री ऑफ द डे को हम आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। बढ़ते हैं जी खबरों की और ज़रा बात आज सीधे करते हैं सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जी के में आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। 8:37 हो चुके हैं, ठीक 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ हम थोड़ी देर में जाएंगे, आपको बताएंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक, लेकिन शुरुआत ज़रा खबरों की भी करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़िला रामबन के अंदर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो बार बार ट्रैफिक हॉल्ट होने से यहाँ पर परेशान होते थे, नजर आते थे। और ये वो हुक्मनामा है जो ई हैं, यानी इंजीनियर हैं और ऑफिसर कमांडिंग, और एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो झूला ब्रिज जिसको कहा जाता था, बेली ब्रिज के नाम से जाना जाता था, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर रामबन के स्ट्रेच में आता था, वो अब गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तकरीबन ये जो ये अब तक पुल बंद होने की वजह से तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर तक तवील जो सफ़र लोगों का रहता था। 2 तरह की कनेक्टिविटीज़ यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर होती थी, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा वादी जाने वाली सप्लाई, क्योंकि जब मुतबादिल रास्ता तलाशा जाता था ये पुल बंद होने की वजह से जिसे गैर महफूज करार दिया गया था। फिर मुरम्मती काम का आगाज़ हुआ और 240 फुट लंबा जो बेली ब्रिज है उसको एक बार फिर से शुरू करने के लिए तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई थी और अब इस सिलसिले में इंतजामिया ने गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए इसे फिर बहाल कर दिया है। अब से कुछ देर पहले गाड़ियां यहां से छोड़ी गई है, दोबारा से इफ्तिदा हुआ है। नदीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां ये पुल बना है। सीधा नदीम का रुख करते हैं। नदीम, तस्वीरें भी बताइएगा, कितनी राहत है, क्या अहमियत इस पुल की थी और आज खोल दिया गया है एक बार फिर से नेशनल हाईवे के ऊपर इस पुल को। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बैली सस्पेंशन ब्रिज जहां हम देखें क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से 6 सितंबर की डेट में इस ब्रिज पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया था और उसके बाद अगरचे कुछ देर तक हमने देखा कि लोगों को पैदल चलने की इजाजत थी, लेकिन 15 सितंबर को पूरी तरह से इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। ना किसी गाड़ी को चलने की इजाजत थी और ना ही लोगों को पैदल चलने दिया जा रहा था। डिलॉन्चिंग का काम शुरू हुआ और फिर रिलॉन्चिंग का काम शुरू हुआ। अगर आज की बात हम करें, क्योंकि जब पहले ऑर्डर निकाला गया था तो रिलॉन्चिंग के लिए बताया गया था कि 30 नवंबर तक का वक्त लगेगा इस ब्रिज को रिलॉन्च करने में, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि लगभग 1 माह पहले ही ये ब्रिज जो है तैयार करके लोगों के हवाले किया गया है और आज हम देख रहे हैं कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, लोग राहत भरी सांस ले रहे हैं। क्योंकि जब इस ब्रिज का डिलॉन्चिंग का काम था तो परेशानियां उन लोगों के लिए थी जो हाईवे पर ट्रेवल कर रहे थे, उन लोगों के लिए थी जिनको हाईवे तक पहुंचना था, या फिर उन लोगों को जिन्हें रामन बाजार जाना था। रामन बाजार से अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स की तरफ आना था तो परेशानी आपके सामने रहती थी। लेकिन आज की डेट में इसको हम एक अल्टरनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ और मिहार हमारे पास ऐसा मकाम है हाईवे पर
जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि रोड बंद हो जाती थी और परेशानियां उन लोगों के लिए रहती थी जिन्हें एलएमवीज लेकर वादी कश्मीर या कश्मीर से जम्मू की तरफ जाना था। तो ये आज ब्रिज पर जब एलएमवीज को भी हम देख रहे हैं कि इजाजत मिली है चलने की, तो ये उन लोगों के लिए भी राहत का सामान है। राहत की बात है जो लोग हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं और अगर कहीं मिहाड़ और कफ्टेरिया मोड़ बंद होता है तो उन लोगों को भी इस ब्रिज पर चलने की इजाजत दी जाएगी। उसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि जो रामबन के लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं इस ब्रिज के खुलने के बाद। और अगर हम देखें क्योंकि इस बीच काफी परेशानियां रही लोगों के सामने, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बीमार हो, ज़ईफ़ुल उम्र लोग हो, तो परेशानियां सबके सामने थी और ब्रिज के खुलने के साथ साथ उन तमाम लोगों की जो खुशियां है वो फिर से लौट आई है। जी आसिफ। अच्छा, जो नेशनल हाईवे के ऊपर हम देखते थे बार बार ट्रैफिक रुकता था, मुतासिर सिर्फ इस वजह से भी हो जाती थी, कई मरतबा पुल से जाने की इजाजत नहीं, क्या वो मसला दूर हो जाएगा आज से? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस चीज को हमने देखा है क्योंकि पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं कि वैली सस्पेंशन ब्रिज जो झूला पुल रामबन है, इस पर गाड़ियों को जो हाईवे का ट्रैफिक है डाइवर्ट किया जाता था उस सूरत में जब हमारे पास हाईवे मिहाड़ और कफ्टेरिया मोड़ के मकाम पर बंद होता था। और आज हमारे पास जब वैली सस्पेंशन ब्रिज खुल गया है, पहले बंद था तो उस वक्त आपके पास भी अल्टरनेट को था नहीं कि अगर जो भी इंतजामिया के लोग हैं या फिर ट्रैफिक रेगुलेशन का जो काम करते हैं उन लोगों के पास अल्टरनेट था नहीं, तो लोगों को हाईवे पर ही स्टे करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में जब आप देखेंगे वैली सस्पेंशन ब्रिज है तो कहीं ना कहीं यहां पर हाईवे का ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है। जब भी रोड हमारे पास बंद होती है तो लोगों के लिए राहत जरूर है, चाहे वो रामबन के लोग हो या फिर हाईवे पर ट्रैवल करने वाले लोग हो। दोनों अतराफ में हम देखेंगे कि दोनों पहलू पर जब हम नजर दौड़ाए तो राहत सबके लिए है और कहीं ना कहीं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं जो एक माह पहले ही लोगों के नाम ये ब्रिज जो है वक्फ किया गया है। जी आसिफ। अब इससे दो रास्ते आपने बताए, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा नेशनल हाईवे का, तो तरजीहात में किसको शामिल किया जाएगा और ऑफिशियली क्या जरूरी सप्लाई ले जाने वाली गाड़ियां या मुसाफिर गाड़ियां दोनों तरफ से आने जाने वाली हैं उनको छोड़ा जाएगा या फिर दूसरी गाड़ियां वो इस पुल से सिर्फ गुजरेंगी? कोई लिमिटेशंस रखी गई है कि कितना लोड एक बार जा सकता है इस ब्रिज से? जी आसिफ, बिल्कुल, देखिए जहां तक हम बात करें क्योंकि जरूरी जहां आपने सप्लाई की बात की तो जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं क्योंकि इसकी लोड कैपेसिटी जो है 40 टन है। जब 40 टन से आपके पास लोड कैपेसिटी है तो जाहिर सी बात है अगर आपका हाईवे बंद होता है मिहाड़ और कफ्टेरिया के मुकाम पे रामबन और करोल के बीच अगर आपका कहीं भी बंद होता है रोड तो एसेंशियल कमोडिटीज जो कैरी कर रही गाड़ियां हो तो उन गाड़ियों को यहां से भी डाइवर्ट किया जा सकता है क्योंकि लोड कैपेसिटी हमारे पास 40 टन की है। हालांकि हर वक्त हाईवे का ट्रैफिक यहां डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब लगे कि हालात इस तरह के बन रहे हैं तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि एलएमवीज को जिस तरह से यहां पे मूव किया जाता था, डाइवर्ट किया जाता था, एचएमवीज को भी यहां से डाइवर्ट करके क्रॉस करवाया जा सकता है ताकि वादी कश्मीर के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की जो कमी है वो ना हो सके। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज तो अभी खराब मौसम का या मौसमी सूरत हाल का कोई असर नहीं फिलहाल सुबह सुबह नजर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है कि जो बेली ब्रिज था वो मुकम्मल करके इसकी मुरम्मत के बाद दोबारा एजेंसी ने आज हुकाम के हवाले किया और अब इसका थोड़ी देर पहले इफ्तिताह कर दिया गया। नदीम उसी जगह से हमारे साथ मौजूद थे और गाड़ियों को दोनों अतराफ इस पुल से गुजरने की इजाज़त होगी। जो इस पर रूल्स हैं, कवायद हैं, वो भी आपके सामने रख दिए। चलिए जनाब, ये तो थी खबर रामबन की। ज़रा इसके बाद आपके साथ हम एक और बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने मंशियात के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन करने का मनसूबा बनाया है और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ मिलकर अब बड़ा काम किया जाएगा। UAPA के कानून के तहत अब नार्को टेरर फंडिंग के तहत बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी किया जा सकता है और इमलाक को अटैच भी किया जा सकता है, यानी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने का मंसूबा भी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिल गई है। UAPA का कानून जो नार्को टेरर फंडिंग के मामले के तहत जब देखते हैं तो अब बैंक फ्रीजिंग अकाउंट भी होगा और साथ साथ प्रॉपर्टी अटैच भी की जाएगी। मरकज़ी वज़ारत दाखिला और यूनियन टेरिटरी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से लगातार कई बड़े फैसले लिए गए हैं और एजेंसीज को मुतहरिक, फाल और बाअसर बनाया जाए ताकि वो नार्को टेरर के हवाले से कार्रवाई करे। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से अहम पेशरफ्त जो है वो की जा रही है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो हो रही थी पिछले कई महीनों से, जो मुख्तलिफ सुराग रसा इदारे, चाहे CID डिपार्टमेंट हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, NIA हो और दीगर इदारे हो, उन्होंने ही ये वज़ारत दाखिला को अपनी तमाम तर सिफारिशात भेजी थी, जिसके बाद मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कई अहम फैसले जो है वो लिए हैं और उनमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये है कि अगरचे मिलिटेंसी के लिए जो हवाला
पैसा आता था वो अब लगभग रुक चुका है। लेकिन पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से मिलिटेंसी की कार्रवाइयों को जारी रखा जाए, और मिलिटेंसी की कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मालियाती मामलात को चलाना ज़रूरी है। इसलिए इस बार मंशियात का रास्ता लिया गया है, और अब मंशियात का कलाकमा करने के लिए और मंशियात के ज़रिए से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और मरकज़ी वजारत दाखिला ने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब मज़ीद कई बड़े सख्त कदम जो है वो लिए जाएंगे। यूटी लेवल पर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस की जाएगी, और साथ साथ क्रिप्टो करेंसी पर ख़ास नज़र रखी जाएगी, और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत अब बाज़ाब्ता तौर पर नार्को टेरर मॉड्यूलों को जब बेनकाब किया जाएगा तो उनके बैंक असासों के साथ साथ उनके इमलाक को सील भी किया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। आइडिया जो है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से जो मिलिटेंसी इस वक्त आखिरी सांसें ले रही है दाखिला वजारत के मुताबिक, उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, और उसके लिए ये बड़ा कदम और बड़ा फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि नार्को टेरर के साथ जितने भी लोग जुड़े होंगे अब उनके बैंक अकाउंट्स और उनके इमलाक को सील भी किया जाएगा। एक तरफ से ये है, और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इस बात पर भी नज़र रखी है कि कुछ इलाकों के अंदर नार्कोटिक्स यानी मंशियात को उगाया जाता है, मुख्तलिफ अक़साम की जो है बंग है और दीगर चीज़ें वो उगाई जाती है, तो उस पर रोक लगाई जाए कश्मीर सूबे के अंदर। इस सिलसिले में पुलिस और दीगर इदारों को मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक कर दिया गया है, और ये कल्टिवेशन ना हो, ये जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो ये ना करें। इस सिलसिले में अवेयरनेस के साथ साथ अब ताज़ीबी कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। नेशनल और यूनियन टेरिटरी लेवल पर डाटाबेस बनाया जा रहा है, जो अरेस्ट हो रहे हैं उनका डाटाबेस बन रहा है, जो सीजर्स हो रहे हैं उनका डाटाबेस बन रहा है। अब उसको एनालिसिस करने के बाद मज़ीद कार्रवाइयाँ जो है वो यूएपीए कानून के तहत की जाएंगी, जहाँ पर बैंक अकाउंट्स और इमलाक को सील भी किया जाएगा। इधर हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के साथ अभी भी लगा हुआ है, या मंशियात उगाने यानी घर में किसी भी तरीके से वो ये कारोबार चला रहा है, तो वो इससे बाज आए, क्योंकि अब हुकूमत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रही है और दाखिला वजारत की मंजूरी इस पूरे मामले को मिल चुकी है। वजारत दाखिला के ज़राया लगातार इस बात की हमें खबर दे रहे हैं, अगरचे अभी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन दाखिला वजारत और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अब बैंक अकाउंट्स भी सील होंगे, फ्रीज होंगे, और साथ साथ इमलाक को भी सील किया जाएगा जो लोग नार्को टेरर के साथ पकड़े जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नार्को टेरर के खिलाफ कार्रवाई, दूसरी तरफ मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। जनूबी कश्मीर से कल से मुसलसल हम आपको अपडेट वक्तन फ़वक्तन कर रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहे थे। बाद दोपहर एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, शाम देर गए एक और ऑपरेशन शुरू हुआ, और अपडेट यह है कि जनूबी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो 2 झड़पें हुई हैं वो 4 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ इख्तिताम को पहुंची हैं। साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में जहां पर ऑपरेशन शाम होते होते शुरू हुआ, चंद घंटों तक ही चला ऑपरेशन, हालांकि कम वक्त में यहां पर एक बड़ी कामयाबी का दावा फोर्सेस की जानिब से किया गया, और पुलिस बयान के मुताबिक 1 मिलिटेंट कमांडर या जिनमें एक गैर मुल्की मिलिटेंट भी था, कुल 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। और अब से कुछ देर कबल एक और जानकारी दी गई साउथ कश्मीर के अनंतनाग से ही, जहां पर सिमतन बिजबिहाड़ा के अंदर ऑपरेशन चल रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई में 1 मिलिटेंट को मार गिराने का दावा किया। तो दोनों ऑपरेशंस को जो कि अब खत्म हो चुके हैं लगभग, जहां पर सर्च ऑपरेशन चूंकि बिजबिहाड़ा में ज़्यादा देर तक चला है, यहां एक, और अवंतीपुरा के अंदर जहां पर 3 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ऑपरेशन खत्म हुआ। एक AK-74 राइफल, इसके अलावा AK-56 एक राइफल और एक पिस्तौल बरामद करने की बात पुलिस की जानिब से अपने बयान में कही गई है। लेकिन 4 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ये दोनों ऑपरेशंस अपने इख्तिताम। अच्छा, यहाँ पर पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि जनाब एक बड़ा फिदाइन हमला नाकाम बनाया गया है, और जहाँ एक तरफ से झड़प के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, वहीं पर श्रीनगर पुलिस ने भी एक बड़ा दावा पेश किया है। और श्रीनगर पुलिस ने रंगरेट में नाका चेकिंग के दौरान 3 बालाई वर्करों की गिरफ्तारी का दावा किया है, और उनके कब्जे से कुछ गोला बारूद बरामद करने का भी दावा जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार की तरफ से जो इतलात फराहम की गई हैं और जो ट्वीट किए गए हैं,
उनके मुताबिक मुख्तार भट्ट नामी लश्कर मिलिटेंट कमांडर, जो इंतहाई अहम मिलिटेंट कमांडर था, वो इन झड़पों के अंदर मारा गया है। और वो जो मिलिटेंट है मुख्तार भट्ट, उनके ऊपर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ और 2 सीआरपीएफ के जवानों, जो आरपीएफ के जवान थे, उन पर जो हमला हुआ था और उनके बाद उनकी मौत वाक़या होती, उनका इल्ज़ाम इन पर था। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कई जगहों पर नुकसान पहुंचाने का मुख्तार पर इल्ज़ाम था। और फाइनली मुख्तार इस काम में लगा हुआ था कि एक बड़ा फिदाइन हमला किया जाए, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया, क्योंकि सुराग रसा इदारों को इतला मिली थी कि 2 अलग अलग मकामात पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। और अभी तक 4 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। और साथ साथ श्रीनगर में 3 टीआरएफ के हाइब्रिड मिलिटेंट्स को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया गया, उनके कब्जे से आईडी, 2 हथगोले और कुछ मजीद गोला बारूद बरामद करने का दावा पेश किया गया है। और ये जो नाके के दौरान जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें आमिर मुश्ताक डार, वलद मुश्ताक अहमद डार, इकबालाबाद सोजेट बडगाम, और काबिल रशीद वलद अब्दुल रशीद डार, सीका मोहल्ला HMT श्रीनगर है। अगरचे उनके कब्जे से गोला बारूद बरामद किया गया, ताहम जब उनको मजीद पूछताछ की गई तो उन्होंने एक और नाम सामने रखा, आकिब जमाल भट्ट वलद मोहम्मद जमाल भट्ट, सजेट बडगाम के हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और सभी लोगों से मजीद पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो इस तरीके से जहां एक तरफ से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस पिछले 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग एनकाउंटर्स हुए थे, वहीं श्रीनगर पुलिस का दावा भी है कि उन्होंने बालाई वर्करों की गिरफ्तारी की है और 3 टीआरएफ के मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके पुलिस ने उनके कब्जे से गोला बारूद बरामद करने का दावा भी पेश किया है। जहां एक तरफ से ऑपरेशंस की बात हो रही है, तो फटाफट से ज़रा अब आपको एक और बड़ी खबर से भी बाखबर करें, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हुआ है जी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, SIA का। NIA के मुकाबले में SIA को बनाया गया, और जब SIA का 1 साल मुकम्मल हुआ तो एदाद शुमार सामने रखे गए और कहा गया कि सिर्फ 1 साल के वक्फे के दौरान SIA ने एक मुनज़्ज़म इदारे के तौर पर काम किया है। और SIA ने जो केस उन्हें सौंपे गए थे, 450 स्पेशल केसेस उनके पास थे, उनमें डिस्पोजल रेट जो केसेस का है, दैट इज मोर देन 60%, 65% केसों में उन्हें कामयाबी मिली है और उन्हें डिस्पोज ऑफ भी किया गया है। और सबसे बड़ा मामला जो कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर SIA कर रही है, वो वॉर ऑन टेरर है। और लगातार ये वॉर ऑन टेरर जो है वो जारी रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आइडियोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल, जिस तरीके से इंतहा पसंदी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल DG CID की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस इदारे ने कम वक्त के दौरान और कम जो वसाइल इनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से 1 साल के दौरान काम किया है, आज SIA का नाम सुनकर मिलिटेंसी की सफ़ों में भी खलबली मचती है, क्योंकि इस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट्स पर वो काम कर रहे हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर डायरेक्टर जनरल पुलिस का भी बयान आया है और उनका मानना है कि सही वक्त पर सही फैसला लिया गया और कम कलील वक्त के दौरान जिस तरीके से इस एजेंसी ने काम किया है वो एक विजिबल है। और यह साफ दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी कौमी सतह पर एक बड़े इदारे के तौर पर काम कर सकती है, जिस तरीके से NIA और दीगर इदारे जात जो वो कर रहे हैं। तो फिलहाल 1 साल मुकम्मल हो गया है जी SIA का, और SIA के 1 साल मुकम्मल होने पर ये कहा गया है कि जनाब 450 स्पेशल केसेस इन्वेस्टिगेट किए गए हैं, यानी और उनमें इन्वेस्टिगेशंस में डिस्पोजल रेट जो है दैट इज 65%। पुलिस की तरफ से ये दावा पेश किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर SIA का 1 साल मुकम्मल होने पर। अब जब हम SIA की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो MBBS सीटों का मामला हो, फिर नार्को टेरर का मामला हो, फिर फाइनेंशियल टेरर का मामला हो, हवाला मामला हो, फिर आप बड़े इसमें कुछ और मामले भी हैं जो हिज़्बुल मुजाहिदीन ममनुआ तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं। ममनुआ तंजीम जमात इस्लामिया वाले केसेस में जिस तरीके से कार्रवाइयाँ इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर की गई हैं, तो कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर NIA के बाद अब SIA जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से मुतहरिक होकर काम कर रही है। दावा पेश किया गया है डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से और मुबारकबाद दी गई है SIA की पूरी टीम को इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर।
एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली एजेंसी है। इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्म है। मुख्तलिफ बड़े केसेस हाथ में है, कुछ पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ में पूछताछ, और 450 के करीब जो खुसूसी केसेस हैं उनकी तफ्तीश इस एजेंसी की तरफ से की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब सिविल हुकाम की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल इंतजामिया भी अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए और इंतजामिया के अंदर शफाफियत लाने, निज़ाम को बेहतर करने, दुरुस्त करने के लिए मजीद इकदाम उठा रही है। और इस सिलसिले में एक और अहम फैसला लिया गया है, जिस फैसले के तहत इंतजामिया की तरफ से मजीद कुछ सर्विसेज जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से आवाम को दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, उसको PSGA के दायरे में लाया है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर हुकाम के मुताबिक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाना। इन 43 के आसपास मुख्तलिफ महकमों की ये खिदमात हैं जिनको लाना ज़रूरी था। इसमें मुख्तलिफ असनाद हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अजरा भी जिस पर तवज्जो मरकूज़ की गई है सरकार की तरफ से, और खुसूसन जो महकमा फूड है, महकमा माल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या इसके अलावा महकमा जंगलात, इनकी सबसे ज्यादा सर्विसेज हैं जो इस एक्ट के दायरे में इस बार सरकार की तरफ से लाई गई है, जिससे कहा गया है कि खिदमात को ज्यादा मुअस्सर, कारगर और आसान बनाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर सेक्शन 4 का हवाला दिया गया इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का, जिस हिसाब से इस बार सरकार की तरफ से इकदाम उठाया गया। और यह भी कहा गया कि सरकार का मकसद यह है कि अवामी खिदमात को इस दायरे में लेकर मजीद आसान बनाया जाए और अवाम की रसाई भी इन ऑनलाइन खिदमात या जो मुख्तलिफ महकमों की खिदमात है उन तक और आसान हो। और 3 से 4 बड़े महकमे हैं, महसूलात हैं, इनमें महकमा फूड है, जंगलात है, बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को सरफहरिस्त रखा गया है जिनकी 40 से ज्यादा खिदमात हैं जो इस गारंटी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत इस बार सरकार की तरफ से इस दायरे में लाने का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने किया है। अच्छा जनाब, यहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये जो 7 इदारे, 7 बड़े सरकारी दफ्तरों को PSGA के प्रीव्यू में लाया है और 43 मजीद सर्विसेज को इसमें लाया गया। इतना ही नहीं है बल्कि पहले और सेकंड अथॉरिटी जो एप्लीकेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको भी डेजिग्नेट किया गया है। टाइमलाइन फिक्स की गई है कि किस तरीके से जी सर्टिफिकेट्स को आपने वक्तन फवक्तन जो है वो जारी कर देना है। चेंज जो लाई गई हैं वो चेंज ऑफ लैंड यूज़, इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कई और चीज़ें जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाई गई हैं। और इनमें टाइम लाइन जो दी गई है वो 15 से 45 दिनों के अंदर अंदर अब आपको ये सारी खिदमात जो हैं वो देनी होंगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से ये फैसला लिया गया और माना जा रहा है कि ये फैसला आने के बाद अवाम को जो दरपेश मुश्किलात और मामलात होते हैं उन्हें काफ़ी हद तक राहत जो है वो मिल सकती है, क्योंकि मज़ीद इदारों को अब टाइम बाउंड किया गया कि यानी अगर आप जाते हैं और आपको इनकम सर्टिफिकेट लेनी है, अभी तक ये देखा गया था कि तकरीबन 1 माह भी गुजरता है। और कल भी आपने देखा होगा कि इसी प्रोग्राम में एक साहब ने शिकायत की कि वो जा रहे थे, नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इसमें 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्रर की गई है कि आप 45 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर आपको देनी होगी। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको वो अलॉट करनी होगी या उसे बताना होगा कि क्या कुछ मुश्किल है। और अगर इसमें कोई नाकाम रहता है तो अब पहला अफसर कौन होगा जहां पर आप जाएंगे उसमें भी डेजिग्नेशन कर दी गई है, और दूसरा ऑफिसर कौन होगा जहां पर लीगल कार्रवाई होगी उस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर कल ऑर्डर जारी करते हुए हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आवाम को मजीद राहत देने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया। बढ़ते हैं जी आगे, बात अब जरा उमर अब्दुल्ला साहब की करते हैं। उमर अब्दुल्ला लद्दाख के दौरे पर हैं और लद्दाख के दौरे के दौरान कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। ताहम कल लद्दाख के अंदर भी उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुखातिब होते हुए कहा कि लद्दाख की तरक्याती मंसूबों की जो बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं 3 साल मुकम्मल होने पर ज़मीनी सूरत हाल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है और सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। 6000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लद्दाख के लिए है वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। साथ साथ मरकजी हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जल्दी से बेशतर असम्बली के इंतखाबात कराए जाएं ताकि अवामी नुमाइंदा हुकूमत जम्मू कश्मीर में अवाम की खिदमत कर सके। वहाँ जहाँ लद्दाख के अंदर इस वक्त सियासत काफ़ी गर्म है, वहीं पर आज का दिन लद्दाख के जाविये से भी इंतहाई अहम रहेगा, क्योंकि एक तरफ से एपेक्स बॉडी और दूसरी तरफ से KDA ने मुश्तरका तौर पर आज लद्दाख के अंदर
एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आज एहतजाज की कॉल दी थी और आज बाद नमाज ज़ोहर एहतजाज की बात कल केडीए के सदर की तरफ से भी कही गई थी। उमर लद्दाख के अंदर मौजूद है, आज धरना भी होगा। देखना होगा कि ये माहौल जो वहां बन रहा है ये किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब हमारे साथ हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर भी हैं और मुसलसल इस पेशरफ्त का हिस्सा भी रहे हैं। सजाद साहब, क्या प्लान है आज? कौन कौन से ऐसे लोग हैं या स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ मुश्तरका बातचीत के बाद आज का फैसला लिया गया, और इसे क्या मुकम्मल बंद समझें या फिर सिर्फ आज एहतजाज की कॉल आपकी तरफ से मुश्तरका तौर पर दी गई है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो कॉल है वो लेह में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से दी गई है, और वहीं हमारे जो 4 पॉइंट मुद्दे हैं, स्टेटहुड की डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ अर्ली रिक्रूटमेंट हो, और जो हमारी रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल या पीपल्स पार्टिसिपेशन आप कहें लोकसभा और राज्यसभा में कारगिल और लेह के लिए, उसकी मांग जो हम कर रहे थे पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं, और उसी मांग को लेकर के मरकजी सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई थी। अचानक से वो बातचीत जो है मरकज की तरफ से काफी देर की गई, तो इसमें कहीं न कहीं मरकज की तरफ से जो हमारे साथ वादा किया गया था वो वादा वफा नहीं किया गया अभी तक। इसी बात को लेकर के हम ये एहतजाज करने जा रहे हैं आज, ताकि हम अपने जो 4 पॉइंट एजेंडा से इसको एक बार फिर पब्लिक के सामने हम बताएं और हुकूमत को भी बताएं कि हम जो है वो अपने 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के सीरियस है, और हम अपने पॉइंट्स को आगे रखकर हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं कि वो इस पर फौरी गौर करे। तो करगिल सजाद साहब ये भी बताइएगा, अगर हम करगिल की बात करते हैं तो क्या बैठ के एहतजाज कहीं सिट इन धरना है या किस तरीके का प्रोग्राम है? लेह में भी सुबह 10 बजे से रैली निकलने वाली है, बिल्कुल इसी तरह से करगिल में भी 1 बजे के बाद हुसैनी पार्क से लाल चौक की तरफ एक रैली निकाली जाएगी, और लाल चौक में पब्लिक एड्रेस के साथ जो है वो रैली का अख्ताम होगा। इस सारे पेशरफ्त के दौरान कोई बातचीत सरकार की तरफ से भी करने की कोई मुजव्वज़ कोई पेशकश की गई हो या कोई राब्ता करने की कोशिश हुई जब से आप तैयारियां कर रहे थे कि बंद किया जाएगा? हुकूमत की तरफ से अभी कोई पेशरफ्त नहीं है। बदकिस्मती से हमें कई बार मीडिया के जरिए ये खबर मिली थी कि हुकूमत जो है वो बातचीत के लिए लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई उस पर जो है ऑफिशियल हमें इन्विटेशन नहीं मिला है। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि जब ये यूटी जो बाइफरकेट किया गया था स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को, उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा गया था कि हम लद्दाख का विकास करेंगे, लद्दाख को एम्पावर करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमें एम्पावर करने के बजाय डिस एम्पावर किया गया, और यही वजह है कि लोगों में आज गुस्सा है, काफी जो है नाराजगी जो है वो सेंटर के लिए पाई जा रही है। बहुत शुक्रिया जी सजाद साहब ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ रेक्सिन वांगमो है, रिपोर्टर है जी लद्दाख से, इस वक्त लेह से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। बहुत शुक्रिया रेक्सिन ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके का माहौल है और कितना असर रह सकता है आज के बंद का जो एपेक्स और केडीए की तरफ से ज्वाइंट कॉल दी गई है? जी, आज जो है लद्दाख में एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और पीसफुल रैली। अगर रैली की बात करें तो एक एनडीएस ग्राउंड से जो है ये रैली शुरू होगा, और हिस्टोरिक जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पे जाके कंक्लूड करेंगे, और जितने भी लीडर्स हैं वहाँ पे अपने स्पीचेस देंगे। और वही कारगिल में जो है 2 जगह से रैली शुरू होगा, 1 बजे एक जमा मस्जिद से लाल चौक तक, एक इस्लामिया स्कूल से लाल चौक तक, और कंक्लूड जो है लाल चौक पे होगा, और जहाँ यहाँ लीडर्स जो है अपने स्पीचेस देंगे। तो बहुत अनुमान लोग ये लगा रहे थे कि वहाँ पे चक्का जाम या
पूरा बंद रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल चल रहा था वैसे ही चलेगा। दुकानें खुली रहेंगी, शॉप्स खुले रहेंगे और स्कूल भी खुले रहेंगे। सिर्फ एक पीसफुल मार्च है एपेक्स बॉडी और केडीए की ओर से। जी, यानी ये अगर मैं एपेक्स बॉडी की बात करूं जो लेह के अंदर है, सिर्फ एपेक्स बॉडी के मेंबर्स बाहर आके धरना देंगे, बाकी आवाम को धरने में आने के लिए नहीं कहा गया है। जी, आप इसको एक पीसफुल मार्च ही कहेंगे, धरना नहीं कहेंगे। सभी बाहर आएंगे और अपील उन्होंने 2-3 दिन पहले से ही शुरू कर दिया था कि सभी जो लोग हैं सभी इस रैली में ज्वाइन करने की उन्होंने काफी कोशिश रिक्वेस्ट भी की है लोगों को। और सोशल मीडिया के चलते जो है सभी लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही में एपेक्स बॉडी यूथ विंग भी जो है उन्होंने नया बनाया है। तो अभी स्टेट की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से क्या कुछ अरेंजमेंट्स है वहां पर कि कोई हंगामा ना हो और पीसफुली सारा हो? क्या उन्होंने अलाउ किया है इस चीज को? जी, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है तो इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो बाकी जितने भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है तो इसलिए जो है इनको अलाउ किया गया है। तो अभी 10 बजे शुरू होगा। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से जो है ये मार्च कितना सक्सेसफुल होता है। और वैसे भी पीसफुल है तो ज्यादा रुकावट लगता है बिल्कुल नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया। जी रिगजिन, एक छोटी सी चीज बता दीजिएगा कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स जिनको कहा गया केडीए की तरफ से या एपेक्स बॉडी ले की तरफ से, उनमें स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, गोभाज हैं, मर्चेंट एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो क्या वो भी आज इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे या वो फर्दर जो कैलेंडर जारी किया गया है आगे सभी जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स है इसमें जुड़ेंगे। और जिस तरह की अपील और जिस तरह की मीटिंग थे उसमें भी काफी जो स्टेक होल्डर्स वो जुड़े थे। तो उम्मीद ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार जो इस प्रोटेस्ट में जो है सभी स्टेक होल्डर्स का जुड़ने का अनुमान लगाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चलिए जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का वक्त होता है जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज किस तरीके से वादी कश्मीर के अंदर बना हुआ और क्या कुछ सूरत हाल है। मजीद कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है, कुछ और बातें भी आपके साथ बताएंगे कि बिजली का माहौल जो बना हुआ है उस पर हुकूमती इदारों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ यकीन दहानियाँ आई हैं आपके साथ, हम वो भी शेयर करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे।